हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, हम अपनी एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ये सीरीज आपके आने वाले हर एक अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जाम की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम होंगे या फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा, तो ये सीरीज अगर आप रिवाइज करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 71 से 80 नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चंस के बराबर होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को हम यहाँ पर वेल एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर। इफ द HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट इज फ्रॉम 16 टू 80 देन इट कैन बी यूज्ड एज। आपको बताना है कि सर्फेक्टेंट जो होते हैं उनकी HLB वैल्यू के आधार पर ही उनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी सर्फेक्टेंट की 16 से 18 के बीच में वैल्यू है तो उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ऑयल इन वाटर इमल्जेंट, दूसरा ऑप्शन है वेटिंग एजेंट, तीसरा ऑप्शन है एंटी फॉर्मिंग एजेंट और चौथा ऑप्शन है सॉल्वलाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसका आंसर है सॉल्वलाइजिंग एजेंट। अब देखिए HLB स्केल क्या होती है, HLB वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो HLB वैल्यू जो होती है भैया, इससे कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, मतलब किसी भी सर्फेक्टेंट की वाटर लविंग प्रॉपर्टी या लिपिड लविंग प्रॉपर्टी जो होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं किसके माध्यम से, HLB वैल्यू के आधार पे कि पर्टिकुलर सर्फेक्टेंट की HLB वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये है हमारी HLB स्केल। ये 0 से लेके 18 नंबर तक आप देख रहे होंगे। ठीक है, नीचे की जो पोर्शन है 10 तक हम ये कह सकते हैं। ठीक है, 0 से लेके 10 तक ये आपका लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं। ठीक है, लाइपोफिलिक नेचर का मतलब जैसे यहां पर देख रहे होंगे वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स जितने होंगे ये 0 से 10 के बीच में आएंगे। ठीक है, 10 के ऊपर जब हम जाएंगे तो हमको हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट्स मिलेंगे। जैसे अगर हमको ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स बनाना है तो हम किसके 10 के ऊपर के HLB वैल्यू के पास जाएंगे। ठीक है, HLB वैल्यू जिसने दिया था वो ग्रिफिन थे। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने HLB वैल्यू दिया था। हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, लाइपोफिलिक का मतलब है लिपिड लविंग या फैट लविंग। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भैया एंटी फॉर्मिंग एजेंट जो होते हैं उनका HLB वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो HLB वैल्यू उनकी कितनी दिख रही है आपको, 1 से 3 के बीच में अगर HLB वैल्यू है तो वो एंटी फॉर्मिंग एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, उनका हम एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे। अगला, अगर आपको वाटर इन ऑयल इमल्सन बनाना है तो उसकी HLB वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो इसकी HLB वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 से लेके आपको दिख रहा होगा यहां पर 8 तक। ठीक है, एक आधा इधर से अंतर हो सकता है, मतलब ये 2 से भी स्टार्ट हो सकता है 9 तक जा सकता है, या 2 से स्टार्ट होके ये 8 तक जा सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, एक आध का डिफरेंस रहता है ना। हालांकि आपको ज्यादातर 3 से 8 ही मिलेगा। अगला है आपका कि वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट्स की HLB वैल्यू क्या होती है HLB स्केल के ऊपर। तो भैया आप देख रहे होंगे यहां पर ये हो गया 7 और ये हो गया 9। तो 7 से 9 के बीच में जितने भी सर्फेक्टेंट होंगे उनका हम यूज वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट की तरह करेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की HLB वैल्यू क्या होती है, तो यहां पर आप देख सकते हैं भैया ये 8 के ऊपर, ये 8 तक था, अब ये 8 से लेकर आपका जाएगा 17 तक। ठीक है, 8 से 17 तक, या डेफिनेटली आप इसको 8 से 16 मानकर चल सकते हैं। ठीक है, 8 से 16 अगर किसी की HLB वैल्यू है तो उसको हम ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है भैया सॉल्वलाइजिंग एजेंट से, डिटर्जेंट से और आपका ये यहाँ पर स्प्रेडिंग एंड वेटिंग एजेंट से। ठीक है, ये 3-4 वैल्यू तो आप याद करके ही जाइए। ठीक है, डिटर्जेंट की क्या हो जाएगी यहाँ पर 13 से लेके 15 तक, सॉल्वलाइजिंग की अभी डिस्कस किया 16 से लेके 18 तक। तो HLB वैल्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये आपके मान के चलिए सिर्फ आपको एक वैल्यू तैयार करना है, इससे एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा आपका। ठीक है, वो फ्री के नंबर देके जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका वाई सोडियम थायोसल्फेट इज एडेड टू आई ड्रॉप। आपको बताना है कि जो सोडियम थायोसल्फेट होता है उसको हम आई ड्रॉप प्रिपरेशन जो होती हैं उसमें क्यों यूज करते हैं। तो भैया एज अ ब्लीचिंग एजेंट, तो जैसे ही आई ड्रॉप आपने देखा तो ब्लीचिंग का तो भैया कोई काम नहीं होगा, यहाँ पर तुरंत इसको काट देंगे। अब 3 ऑप्शन बचे। अब देखिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ बफरिंग एजेंट, एज अ व्हीकल। तो जो सोडियम थायोसल्फेट होता है उसको हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। इनका काम क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एक्चुअली। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की जगह पर यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट होगा तब भी आपका ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है,
एंटीऑक्सीडेंट। देख लीजिए ये एक्चुअली क्या होते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं। मतलब कि हमारी जो प्रिपरेशन है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस या आई ड्रॉप यहाँ पर है, तो उसको स्टेबल बनाने के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, कैसे स्टेबल बनाएंगे, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। अगर हमारी फॉर्मुलेशन जो है अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट जो है हमारा वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो बेकार होने से बचाने के लिए उसके अंदर हम स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। इसमें आपका क्या है, वो एंटीऑक्सीडेंट है। जो सोडियम थायोसल्फेट है ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हम यूज करते हैं। जो सोडियम थायोसल्फेट है आई ड्रॉप में इसी के लिए यूज किया जाता है। तो अगर यहां पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्वेश्चन में है तो ये सही हो गया। अगर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला होता ये सही हो जाता, या स्टेबलाइजिंग एजेंट होता तब भी सही हो जाता। ठीक है, तो ये तीनों जगह से सही हो जाएंगे हमारे। अगला यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है ब्लीचिंग एजेंट का तो कोई मतलब नहीं आई ड्रॉप के अंदर। एज ए बफरिंग एजेंट, बफरिंग एजेंट क्या होते हैं, जो हमारी फॉर्मुलेशन होती है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, उसके अंदर हम अगर बफर्स मिला देते हैं तो बफर का काम क्या होता है, वो पीएच को रजिस्ट करते हैं। मतलब पीएच घटने या बढ़ने से रजिस्ट करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीएच वो बनाए रखते हैं। जैसे कि किसी इस फार्मूलेशन को हमने बनाया, इसका पीएच 7 है, तो अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा एसिड मिला दें या थोड़ा सा बेस मिला दें या कोई और इन्वायरमेंटल कंडीशन वहां पर आती है, इसको हम डाइल्यूट करें या कंसंट्रेट बनाएं, तो यहां पर भैया क्या होगा, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो डिफर नहीं करेगी। ठीक है, तो जो पीएच के वैल्यू को चेंज होने से रजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, वो होते हैं हमारे बफर। ठीक है, बफरिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, जनरली हम इनको प्रिपरेशंस में मिलाते हैं कि भैया पीएच वैल्यू जो है हमारी वो ना घटे ना बढ़े। ठीक है, एक स्टेबल रहे। तो ये भी हमारे बफरिंग एजेंट्स क्या है, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स हैं, है ना। हमारे कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, व्हीकल क्या होते हैं, व्हीकल मतलब जो सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं, है ना। जैसे कि कोई सिरप है तो उसके अंदर सॉल्वेंट कौन सा, वाटर हम यूज करते हैं जनरली, तो वो व्हीकल हो जाता है। किसी भी ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाना है तो ड्रग किसके अंदर हमने घोल रखा है, अल्कोहल हो सकता है ना, या कोई अगर नेजल स्प्रे वगैरह है तो उसके अंदर हमारी गैसेस हो सकती हैं, वो व्हीकल का काम करती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से व्हीकल होता है। सॉल्वेंट यहां पर जनरली हम कह सकते हैं कि हमने अपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है एपीआई हमारा, ठीक है, एपीआई को किस व्हीकल के अंदर, किस सॉल्वेंट के अंदर हमने डिजोल्व करके हमारी बॉडी तक पहुंचाना है, वो हमारा कहलाता है व्हीकल। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीडोविडिन इज इन यूज्ड इन कीमोथेरेपी ऑफ। आपको बताना है कि जो जीडोविडिन होती है, ठीक है, ये कीमोथेरेपी में यूज की जाती है। कैसे, पहला ऑप्शन है एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहां पर ये क्या है, ये भैया आराम से समझिए, एड्स है ना। एड्स इन्फेक्शन में हम यूज करते हैं किसका, जीडोविडिन का, या स्मॉल पॉक्स में यूज करते हैं, या इन्फ्लुएंजा न्यूमोनिया में यूज करते हैं, या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में यूज करते हैं। तो भैया जो जीडोविडिन है ये किसकी ड्रग है, हमने आपको कई बार बताया है, ये रेट्रोवायरल के इन्फेक्शन में यूज की जाती है, रेट्रोवायरल इन्फेक्शन में यूज की जाती है ना। मतलब कि एचआईवी एड्स में यूज की जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्यूट इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब देखिए जीडोविडिन जो है ये एनआरटीआईज में आती है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है, इस क्लास में आते हैं, जीडोविडिन है। हाँ, और यहां पर एक याद कर लीजिए आप, एबेकाविर है और लेमिविडिन। ठीक है, ये 2-3 ड्रग आप याद कर लीजिए यहां पर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एनआरटीआईज में आते हैं, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन आगे आने वाला है, मैं आपको समझाऊंगा वहां पर। यहां पर अच्छा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है, अच्छा यहां पर नहीं है। ठीक है, देखिए यहां पर हमने बताया कि ये रेट्रोवायरल इन्फेक्शन में यूज की जाती है। रेट्रोवायरस क्या होता है यार, रेट्रोवायरस जो होते हैं आरएनए से डीएनए बनाते हैं। ठीक है, आरएनए से डीएनए बनाते हैं और फिर जाके होस्ट के अंदर इंफेक्शन को स्प्रेड करते हैं। समझे, जनरली जो रेट्रोवायरस होते हैं वो आरएनए कंटेनिंग होते हैं, लेकिन वो एट अ टाइम ऑफ इंफेक्शन क्या करते हैं, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, जनरली होता क्या है, जो वायरस या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी डीएनए से आरएनए का ही फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो एचआईवी इन्फेक्शन होता है या हमारा जो एड्स का वायरस होता है, एचआईवी वायरस, ये क्या करता है, ये आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इनको हम रेट्रोवायरस बोलते हैं। बाय द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना, आरएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस को करने के लिए यहां पर एक एंजाइम काम करता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो एनआरटीआईज क्या है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, मतलब कि इसी प्रोसेस को हमारी जो जीडीबीडीन है ये रोकेगी और एचआईवी में हमें हेल्प करेगी, मतलब एचआईवी इन्फेक्शन को खत्म करने में फायदा करेगी। ठीक है, चलिए इसको आगे और हम अभी समझेंगे। तो यहां पर अगर हम अगले ऑप्शंस की बात करते हैं तो स्मॉल पॉक्स किससे होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भैया वेरियोला वायरस से होता है। किससे होता है, वेरियोला वायरस से। एक स्मॉल पॉक्स की जगह पर एक और होता है भैया, कौन सा, चिकन पॉक्स। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चिकन पॉक्स किससे होता है, तो ये होता है वेरिसेला वायरस, सी, चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा निमोनिया जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ये कैंसर का एक टाइप है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 पी वेव ऑफ ईसीजी इज द रिजल्ट ऑफ, आपको बताना है कि जो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दो चीजें होती हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जो पी वेव होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तीन चीजें होती हैं यहाँ पर, एक पी वेव हो गई, ये QRS, ये हो गया हमारा QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है। ठीक है, ये हो गया एक पी वेव हो गया। तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो है ये आपका ग्राफ है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ठीक है, इसको जिस पेपर के ऊपर हम बना कर देते हैं ये ऐसा वाला ग्राफ, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। ठीक है, ECG उसको भी बोलेंगे, वो ग्राम है, ये ग्राफ है। अब देखिए, एक होता है आपका EEG, है ना, EEG, तो ये इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम है। ठीक है, ये ब्रेन की एक्टिविटी आइडेंटिफाई करता है, ये हार्ट की एक्टिविटी जो है उसका ग्राफ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर पी वेव ऑफ ईसीजी इज द रिजल्ट ऑफ, पहला ऑप्शन है आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन, दूसरा ऑप्शन है एट्रियल रिपोलराइजेशन, तीसरा ऑप्शन है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और चौथा ऑप्शन है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो भैया समझिए इसको कैसे याद रखना है, इसको याद रखिए दे रे। क्या करना है, जैसे ही ईसीजी आए तुरंत करना भैया दे रे। क्या दे मतलब कि पहले डीपोलराइजेशन होगा, फिर डीपोलराइजेशन होगा, फिर रिपोलराइजेशन होगा। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन पहले किसका, एट्रिया ऊपर होता है तो भैया एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा। फिर डीपोलराइजेशन किसका, अब वेंट्रिकुलर होगा, है ना, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा। फिर रिपोलराइजेशन होगा तो किसका होगा, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होगा। तो क्या याद रखना है, दे रे। ठीक है, तो ये पी पे क्या हो जाएगा आपका, एट्रियल डिपोलराइजेशन, PQRS, ऐसे याद करना है ना। तो पी पे हो गया हमारा क्या, एट्रियल डिपोलराइजेशन, करेक्ट ऑप्शन ए हो गया आपका। अब देखिए आगे इसके जो ये है आपका QRS, है ना, ये QRS, ये QRS किसको डिनोट कर रहा है, ये भैया वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है। क्या है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, है ना। और ये जो है भैया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है आपका रिपोलराइजेशन, किसका, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। समझ में आया, दे रे। आगे अगर बढ़ते हैं हम तो देख रहे हैं यहां पर रेट्रोवायरल इन्फेक्शन। अभी हमने रेट्रोवायरल इन्फेक्शन आपको बताया क्या होता है, ये HIV, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। समझिए रेट्रोवायरल जो होता है इन्फेक्शन, हमने क्या बताया, ऐसे वायरस जो RNA कंटेनिंग वायरस होते हैं उनको हम रेट्रोवायरस बोलते हैं। ठीक है, अगर ये RNA से DNA का फॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है ना, DNA से RNA बनता है जनरली, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ये कहलाती है हमारी, DNA से RNA बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन जब RNA से DNA बनने लगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। भैया उल्टा प्रोसेस है ये, है ना, RNA से DNA का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहां पर ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है इसमें एक एंजाइम काम करता है, कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और जितनी भी हमारी HIV इंफेक्शन वाली ड्रग्स होती हैं वो इसी एंजाइम को इनहिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए रेट्रोवायरल इन्फेक्शन क्या होता है, तो रेट्रोवायरल इन्फेक्शन ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो RNA कंटेनिंग वायरस के द्वारा कॉज किए जाते हैं। ठीक है,
तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? HIV। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स किससे होता है? वेरियोला वायरस से होता है। साइटोमेगलो वायरस, अरे यार हर्पीज वगैरह का नाम सुने हैं, तो हर्पीज वायरस जो होता है साइटोमेगलो वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव। आपको बताना है कि जो फ्लूरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव होती हैं कौन सी हैं। पहला ऑप्शन है आपका नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, दूसरा ऑप्शन है लोमीफ्लॉक्सासिन, तीसरा ऑप्शन है प्रोंटोसिल और चौथा ऑप्शन है पेनिसिलिन जी। तो भैया फ्लूरोक्विनोलोन्स दो क्लासें आपने पढ़ी होंगी, क्यूनोलोन्स एक पढ़ा होगा, ठीक है, क्यूनोलोन्स जिसमें क्या आता है? नाइलेडिक्सिक एसिड, क्या आता है? नाइलेडिक्सिक एसिड। और इसी की एक सब क्लास है कौन सी? फ्लूरोक्विनोलोन्स, है ना, फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स में जितने फ्लॉक्सासिन है ना, यहाँ पर इसे लोमीफ्लॉक्सासिन हो जाएगा, गैटिफ्लॉक्सासिन हो जाएगा, नॉरफ्लॉक्सासिन हो जाएगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो जाएगा, ये सारी क्या है? फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव है। प्रोंटोसिल डाई है ना, सल्फोनामाइड की जो इजाद हुई है, उत्पत्ति हुई है प्रोंटोसिल डाई से हुई है, तो ये सल्फोनामाइड क्लास में रखी जाएगी। पेनिसिलिन जी, ये सारी क्या है? ये मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। पेनिसिलिन जी को हम क्या बोलते हैं? बेंजाइल पेनिसिलिन बोलते हैं। ये नेचुरल पेनिसिलिन होती हैं, ठीक है। कहां से ऑब्टेन करते हैं? पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई। क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद। आपको बताना है कि क्रिस्टल यूरिया जो है ये साइड इफेक्ट किससे एसोसिएटेड है ना। तो भैया देखिए पहला ऑप्शन है क्यूनोलोन्स। क्यूनोलोन्स में कौन आ जाएगा? नाइलेडिक्सिक एसिड। क्लासिफिकेशन जो एंटीबायोटिक का है याद कर लीजिए, है ना, नाइलेडिक्सिक एसिड आ जाएगा। या इसी में भैया नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्योंकि क्यूनोलोन्स की ही सब क्लास होती है आपकी कौन सी? फ्लोरोक्यूनोलोन्स, है ना। तो नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन सब इसी में आ जाएंगे आपकी। एजोल्स में कौन आते हैं भैया? कीटोकेनाजोल, मिकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, क्लोट्राइमाजोल, जितने भी फंगल एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं वो एजोल्स डेरिवेटिव होती हैं, ठीक है। अगला सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड में क्या? सोलैप्सोन, डैप्सोन, है ना, ये सारी याद किया होगा आपने। तो ये सोलैप्सोन, डैप्सोन वगैरह सब सल्फोनामाइड क्लास की हैं। टैक्सोल, ये पढ़ा होगा आपने, पैक्लीटैक्सल, है ना। ये तो यहाँ पर अलग ड्रग आ गया कि पैक्लीटैक्सल ये क्या? कीमोथेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी में आप यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो कैंसर कीमोथेरेपी में यूज करते हैं, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, है ना। अगला है आपका भाई क्रिस्टल यूरिया जो है ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव जितनी भी होती है उनसे रिलेटेड साइड इफेक्ट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है सल्फोनामाइड का, क्रिस्टल यूरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्यूनोलोन्स जो है छोड़िए, अच्छा क्रिस्टल यूरिया से ही रिलेटेड एक एसोसिएट अब हमको बता देते हैं भैया, एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक आपकी होती है, ठीक है। एमोक्सिसिलिन भी क्रिस्टल यूरिया कॉज करती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन आपका सल्फोनामाइड ना हो के एमोक्सिसिलिन होता तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? सल्फोनामाइड है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोक्विन इज, आपको बताना है कि क्लोरोक्विन क्या है? 4 अमीनो क्विनोलिन्स है, एक्रिडीन है, बाइगोनाइड है, पारिमिडीन है। देखिए ये तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया, है ना। आप जैसे देखेंगे इसको तुरंत मार देंगे। अगर यहाँ पर 4 अमीनो क्विनोलिन के साथ में 8 अमीनो क्विनोलिन होता, ठीक है, तब तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता क्वेश्चन, है ना। तो दो क्लास हमने आपको बताया था कि एंटी मलेरियल में याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव, एक 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव। यहाँ पर क्लोरोक्विन जो है ये तो भैया 4 अमीनो क्विनोलिन वाला है। देखिए हमने क्या बताया था आपको, 4 पैक बनाना है आपको, है ना, 4 पैक बनाना है किसके? 8 PMT के। 8 PM वो आती है आपकी दारू आती है, 8 PMT के आपको बताना है 4 पैक, है ना। 4 अमीनो क्विनोलिन्स हो जाएगा। कौन कौन सा आएगा इसमें? इसमें आपका आ जाएगा पाइपेराक्विन, एमोडियाक्विन, क्लोरोक्विन। 4 पैक बना लिए किसके? 8 PMT के। अब इसमें आ जाएगा प्राइमाक्विन और टी से टेफेनाक्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको, ठीक है। बाइगोनाइड में कौन आ जाएगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रोग्वानिल। प्रोग्वानिल का मेटाबोलाइट क्या होता है? साइक्लोग्वानिल। क्या होता है? साइक्लोग्वानिल, है ना। ये क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए एक बार जरा। ये 4 अमीनो में क्लोरोक्विन, एमोडियाक्विन, पाइपेराक्विन, ठीक है। सिंकोना एल्कोलाइड में क्यूनिन, क्यूनिडीन, ये आपने बहुत बहुत बार पढ़ा होगा आपके कोग्नोसी में, ठीक है। एंटीबायोटिक्स यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट ये प्रोग्वानिल हो गई, साइक्लोग्वानिल इसका एंटी मेटाबोलाइट होता है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ एक ये आपकी सेस्क्यूटर्पिन और 8 अमीनो क्विनोलिन्स अभी हमने बताया जो आपको, प्राइमाक्विन और टेफिनोक्विन, ये याद रखना है आपको। सेस्क्यूटर्पिन्स में हमने क्या बताया था आपसे? आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर, ये 2 ड्रग आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, इन द पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रेन इन द फर्स्ट 20 डेज। आपको बताना है कि मतलब कोई बच्चा है, ठीक है, उसकी हमें पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में हमको ये सिखाया जाता है कि भैया इन्फेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, न्यूनेटल क्या होता है या न्यूबॉर्न क्या होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब 0 से लेके 20 दिन, है ना,
पहले दिन जब से उसकी बर्थ हुई है तब से 20 दिन के अंदर का बच्चा है, तो उसको हम किस क्लास के अंदर रखेंगे? मतलब वो इन्फेंट कहलाएगा या चाइल्ड कहलाएगा या न्यूनेटल कहलाएगा या न्यू बॉर्न कहलाएगा? उसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूनेटल कहलाएगा वो। ठीक है, मतलब कि जो बच्चा 1 दिन से 28 डेज तक का होता है उसको हम न्यूनेटल बोलते हैं। चलिए डिफरेंट कैटेगरीज हम नीचे देख लेते हैं। भैया अगर न्यू बॉर्न हम किसको बोलेंगे? न्यू बॉर्न भैया जो होगा 0 से 7 दिन तक, मतलब एक विदिन 1 वीक के बच्चे को हम न्यू बॉर्न बोलेंगे। न्यूनेट इसको बोलेंगे 7 से लेकर 28 दिन के बच्चे को हम न्यूनेट बोलेंगे। ठीक है, इन्फेंट हम किसको बोलेंगे? 1 महीने से 1 साल के बच्चे को हम इन्फेंट बोलेंगे। ठीक है, टॉडलर किसको बोलेंगे? 1 से 3 साल के बच्चे को हम टॉडलर बोलेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, मैनिटॉल इज, आपको बताना है कि मैनिटॉल क्या है। पहला ऑप्शन लूप डायरेटिक है, दूसरा ऑप्शन ऑस्मोटिक डायरेटिक है, तीसरा ऑप्शन पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है या कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायरेटिक है। तो भैया मैनिटॉल जो होता है ये आपका ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होता है। ठीक है, लूप डायरेटिक्स के एग्जांपल कौन से हैं? ये फ्यूरोसिमाइड पढ़ा होगा, मतलब ऐसी ड्रग्स जो लूप ऑफ हेनले पे काम करती हैं, है ना। तो ये आपके इसमें क्या आ जाएगा? फ्यूरोसिमाइड आ जाएगा, ब्यूमेटानाइड आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। और ये काम कैसे किस चैनल पे करता है? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर पे काम करता है ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर से अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। कौन सा? फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड। ठीक है, जो कि लूप डायरेटिक है, या इनको हम दूसरा नाम क्या है इनका? हाई सेलिंग डायरेटिक्स इनको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई सेलिंग डायरेटिक्स होती है। मोस्ट इफिकेशियस डायरेटिक्स क्लास की ड्रग ये होती है हमारी। ठीक है, ये ऑस्मोटिक डायरेटिक में तो मैनिटॉल आपने पढ़ ही लिया भैया। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में कौन कौन सी आती हैं आपकी? आपने पढ़ा होगा स्पाइरोलैक्टोन। ठीक है, मतलब जितनी भी डायरेटिक्स होती हैं वो पोटेशियम को बाहर करके यहाँ पर पोटेशियम की कमी करवाती है इनसाइड द बॉडी। तो हम डायरेटिक्स को क्या करते हैं? ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स के साथ ले लेते हैं, क्योंकि पोटेशियम हमारी बॉडी को चाहिए होता है नॉर्मल फंक्शन के लिए, है ना। तो स्पाइनोलैक्टोन है, एक और ड्रग आती है ट्राइमेट्रिन। ठीक है, तो ये भी भैया पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में आती है। एक और ड्रग आती है आपकी एमिलोराइड। ठीक है, तो एमिलोराइड भी आपकी क्या है? पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स है, मतलब कि पोटेशियम को स्पेयर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी ऑप्शन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायरेटिक्स। इसमें कौन सी ड्रग आती है? तो एसिटाजोलामाइड, मतलब कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होती है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करके अपना डायूरेसिस इफेक्ट जो होती है वो प्रोड्यूस करती है। तो कौन सी ड्रग है इसमें? एसिटाजोलामाइड है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट आपके 10 क्वेश्चंस, है ना। अब यहाँ पर हमने तो पूरा एलाबोरेट करके आपको बताया है, लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली विद इन 2 आवर्स। थैंक यू वेरी मच।